गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ क्लास नाइन्थ। ठीक है, क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अरिस्टोटल सर ने क्या काम किया था मोशन के ऊपर और उनकी क्या थीसिस थी मोशन को लेकर। ठीक है, तो पहले हम छोटी सी लाइनें पढ़ते हैं कुछ और फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा और फिर हम इसको पूरा पढ़ेंगे। लाइनें कुछ इस हिसाब से हैं कि एरिस्टोटल पुट फॉर द थ्योरी दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। यूनिफॉर्म मोशन को ध्यान से याद रखना। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है और उसके ऊपर हमने लगाया फोर्स, हमने लगाया 100 न्यूटन का फोर्स। हमें क्या समझ में आया कि अगर हमने उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो बॉडी जो रेस्ट के अंदर थी, जो बॉडी रेस्ट के अंदर थी, अब वो आएगी मोशन के अंदर। और एरिस्टोटल सर बोलते हैं कि बस हमने एक बार फोर्स लगाया, वो बॉडी एकदम यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस वो बॉडी हर बार हर टाइम पे एक इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ेगी। 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में, एंड सो ऑन। और वो बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी। ये एरिस्टोटल सर ने कहा था। लेकिन ये है मेंटोस जिंदगी। अब आओ तुम आम जिंदगी में। आम जिंदगी ये बात बोलती है कि देखो भाई, अगर तुमने किसी बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो बॉडी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी और फिर वो रुक जाएगी। बोला सर ये क्या हुआ, एरिस्टोटल सर तो गलत हो गए। यस, एरिस्टोटल सिर्फ इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे कोई भी बॉडी जो होती है उसके अंदर हम फोर्स लगाते हैं और वो यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो ना करते हुए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करती है और वो बॉडी इन द एंड रेस्ट पे आ जाती है। There is something which is opposing this force. There is something which is opposing this movement of the object. This movement, ठीक है, इस मूवमेंट को कोई ना कोई ऐसी चीज है जो अपोज कर रही है, जो बॉडी को रेस्ट में ला रही है। फिर जन्म होता है किसका? एक फ्रिक्शन फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स इज एन अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी फोर्स को अपोज करने के लिए बाहर से जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब एरिस्टोटल वर्क का वर्क हम ग्राफ से समझेंगे कि एक बार ग्राफ बोलता क्या है इस चीज को लेकर। कोई भी जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पार्टिकल मूव करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ होता है वो ये होता है। डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस लिखता हूँ। मान लो डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तुम्हें बोला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करेगा तो वो मोशन उसका ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये एरिस्टोटल सर ने कहा था। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जीरो पे कोई ऑब्जेक्ट होता है एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, ये ऑब्जेक्ट फिलहाल रेस्ट के अंदर है, हमने लगाया इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स, इस ऑब्जेक्ट ने करा स्टार्ट मोशन। पहले धीरे धीरे उसकी स्पीड में बढ़त होगी, तो मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जिस टाइम पे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होगा। ठीक है सर, बोला ये पीक है, ये मैक्सिमम स्पीड है इसकी। लेकिन इस मोमेंट के बाद उसकी स्पीड के अंदर धीरे धीरे कमी आएगी और वो रेस्ट में चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे ना बन के ये ग्राफ बनता है ऐसे कि एक टाइम था जब वो कम डिस्टेंस को ट्रेवल करता था एक टाइम पे, फिर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की ज्यादा 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 ज्यादा, एक टाइम आया जब उसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन अब वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है धीरे धीरे, कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतने ही टाइम पे, और इन द एंड वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है किसी टाइम पीरियड में। मींस वो पार्टिकल वापस से रेस्ट में आ गया। मतलब तुमने फोर्स लगाया और वो पार्टिकल वापस से रेस्ट में आ गया, मोशन भी हुआ, वापस रेस्ट में आ गया। तो ये जो ग्राफ जो फॉलो हुई है, इस चीज को एरिस्टोटल सर नहीं समझा पाए कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में क्यों आ जाती है। इसको समझाने के लिए एक अनोदर कंसेप्ट निकल के आया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है जो अपोज करता है इस बॉडी के मोशन को, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये आया तुम्हारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट केम इनटू कांटेक्ट विद अनदर सरफेस। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो उस मोमेंट पे जो नीचे उसकी सरफेस पे अगर ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता है।
ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो इस डायरेक्शन के अंदर था, ऑब्जेक्ट का जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन के अंदर था, लेकिन इस सरफेस ने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये है। उसका जो उसने क्या किया, उसने इसके और इसके मींस मान लो ये 100 न्यूटन से इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स था 5 न्यूटन का, तो हर बार हर सेकंड के अंदर उसको 100 न्यूटन के फोर्स से आगे मूव करने के बजाय अब वो एक रहेगा रिजल्टिंग फोर्स से मूव करेगा 95 न्यूटन, और धीरे धीरे ये 95 90 में आएगा, उसके बाद 85 में आएगा, उसके बाद 80 में आएगा, उसके बाद 75 के अंदर आएगा एंड स्लोली ये जीरो हो जाएगा। मींस बस यही होता है कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को 100 न्यूटन से पुश करते हो, 100 न्यूटन से तुम पुश करते हो, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके रिजल्टिंग फोर्स को, भाई दोनों के फोर्स को ऐड ऑन ही तो करोगे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स लगेगा, इन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर से ही तो पार्टिकल आगे मूव करेगा। और हर बार हर सेकंड के साथ साथ उसका जो नेट फोर्स होता है वो कम होता चला जाता है एंड लास्ट में उसके पास बचता है 0 न्यूटन का, और जैसे ही उसके पास 0 न्यूटन का फोर्स बचेगा वो पार्टिकल रेस्ट के अंदर आ जाएगा। अब तुम्हें समझ में आया कि पार्टिकल रेस्ट में क्यों आता है। आगे पढ़ो। इट इज द फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। कोई भी दो सरफेस जो होती हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आनी चाहिए तभी ये फोर्स लगेगा। इट ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स की एक खास बात है, पहला कंडीशन, पहली उसकी कंडीशन क्या है कि वो सरफेस को टच करे। सेकंड कंडीशन उसकी क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट रहेगी, हमेशा हमेशा अपोजिट रहेगी। ठीक है, वो कभी भी फोर्स की डायरेक्शन में नहीं लग सकता, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। तो शायद तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया, और फ्रिक्शन फोर्स कैसे इफेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया कि नेट फोर्स जो रिजल्टिंग फोर्स जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर कम फोर्स लगता है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि लास्ट में उसके पास फोर्स ही नहीं बचता, वो फोर्स हो जाता है उसका जीरो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट थीसिस को देखते हैं। उससे पहले तुम इस चीज को देखो, ये मैंने एग्जांपल लगाया तुम्हारे लिए, शायद समझ में आए तुम्हें कि ये बच्चा जो है वो इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये जो सरफेस से वो टच हो रहा है, सरफेस से जो टच हो रहा है, उस सरफेस के टच होने की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, और इन दोनों के फोर्स के नेट रिजल्टिंग जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए बच्चा रुक जाता है और उसको बार बार पुश करना पड़ता है स्केटबोर्ड को। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि गैलीलियो सर ने क्या काम किया था मोशन के ऊपर और कैसे फोर्स इफेक्ट करता है किसी भी मोशन को। ठीक है, गैलीलियो सर के 3 एक्सपेरिमेंट, पहला, दूसरा एंड तीसरा। गैलीलियो सर ने क्या किया, गैलीलियो सर ने पहले एक बॉल ली और उसको एक हाइट से छोड़ा। जैसे ही उन्होंने इसको, इस बॉल को इस एक हाइट से छोड़ा, उन्होंने देखा कि इस बॉल ने एक पाथ को फॉलो किया, ऐसे गई, देन वो ऐसे गई, और इन द एंड अगर इनका जो स्लोप है, ये जो एंगल है ये भी थीटा है, ये जो एंगल है ये भी मान लो थीटा है, मींस ये दोनों की दोनों जो लाइनें हैं ये सेम स्लोप के ऊपर है, सेम स्लोप के ऊपर है। तो गैलीलियो सर ने पाया कि जब ये बॉल यहां से मूव करती हुई इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे आती है तो वो यहाँ ना रुक के इतनी ही हाइट को अटेन करती है वापस, इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस वन, इतनी हाइट को वो अटेन करती है और देन वापस से वो वापस आ जाती है, लेकिन वो इस हाइट को तो अटेन करके ही आती है। फिर गैलीलियो सर ने क्या किया कि सोचा कि हो सकता है ये दोनों मैंने थीटा लिए हैं इस वजह से ऐसा हुआ हो। तो गैलीलियो सर ने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इनके जो स्लोप्स हैं वो चेंज कर दिए। मान लो यहाँ पे जो थीटा था वो थीटा ही रहा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा स्लोप कम कर दिया और उसको कर दिया अल्फा। ठीक है, अब उन्होंने किया अल्फा, तो उन्होंने देखा कि ये पार्टिकल को उन्होंने वापस छोड़ा, वापस से पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो किया और पार्टिकल यहाँ ना रुक के पार्टिकल आगे गया, और उस पार्टिकल ने पहले से थोड़ी सी ज्यादा, पहले मान लो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी लेकिन पहले से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन हाइट मेंटेन करके वो ऑब्जेक्ट वापस आया। मींस गैलीलियो सर ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी एच हाइट से छोड़ता हूं तो वट एवर द एंगल, एंगल कुछ भी हो, स्लोप कुछ भी हो, डिस्टेंस ची पार्टिकल को कितनी भी एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़े, लेकिन वो अपनी उस एच हाइट को एक बार तो मेंटेन करके आएगा, एक बार एच हाइट को टच करके आएगा। जब गैलीलियो सर ने थीटा माना तो भी ये ऑब्जेक्ट इस हाइट को टच करके आया, जब गैलीलियो सर ने उस थीटा को थोड़ा कम किया है, नेक्स्ट एंगल अल्फा माना, तो भी वो ऑब्जेक्ट अपनी उस हाइट को एक बार तो अटेन करके आया है जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था। फिर गैलीलियो सर ने इस अल्फा को कर दिया जीरो। गैलीलियो सर ने बोला कि ये अल्फा जीरो हो गया, मान लो तो ये एक स्ट्रेट पाथ हो गया ऑब्जेक्ट के लिए।
ठीक है। गैलीलियो सर ने वापस से एच हाइट से और अल्फा एंगल मींस सॉरी थीटा एंगल के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को वापस से छोड़ा। तो गैलीलियो सर ने सोचा कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा लेकिन कोई हाइट है ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट तब तक मूव करेगा क्योंकि पहले वाले केस के अंदर उसको उस हाइट को अटेन करने के लिए थोड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी थी, लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसी हाइट को अटेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। तो गैलीलियो सर बोलते हैं कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से छोड़ूंगा और थीटा एंगल के स्लोप के ऊपर छोड़ूंगा तो वो ऑब्जेक्ट तब तक मूव करेगा अनटिल एंड अनलेस वो उस एच हाइट को वापस से अटेन ना कर ले। वो ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा, हमेशा मूव करता रहेगा अगर उसके पास बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा। मींस सबसे बड़ा फैक्टर, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा। सबसे पहली बात तो कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स है अगर वो नहीं लगा या फिर बाहर के कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो इस एच हाइट को अटेन ना कर ले। एट एच हाइट पे एक बार तो जाके उस ऑब्जेक्ट को आना ही पड़ेगा अगर उस ऑब्जेक्ट को धीरे होना है या फिर वापस से रेस्ट में आना है। समझ में आ रही मेरी बात? सर की थ्योरीज पढ़ते हैं। Galileo's experiment on inclined plane leads the foundation of the understanding of motion and inertia। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब दिखाना, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ऑब्जेक्ट्स मूव एट कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम। कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर काम नहीं करेगा तो वो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से मींस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पार्टिकल मूव करता रहेगा। गैलीलियो सर ने इसको प्रूव किया था जब तक वो अपनी उस हाइट को वापस से अटेन ना कर ले। मींस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमने फोर्स लगाया है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा एट यूनिफॉर्म स्पीड, एट यूनिफॉर्म मोशन, अनटिल एंड अनलेस उसके पास और उसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। ये गैलीलियो सर ने प्रूव करके दिखाया 3 एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट तुम्हारे एनसीईआरटी में ध्यान से देखना। ठीक है। इसको पढ़ो अब। A body is moving and no unbalanced force act on it. A body is moving and no unbalanced forces act on it. It will continue to move at constant speed in a fixed direction. वो एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर, वो ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा अगर उसके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे हैं उसके ऊपर। ठीक है। इफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी दैट बॉडी विल एक्सलरेट। अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगा है मींस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगा है तो वो एक्सलरेट करेगी। एक्सलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी एक्सलरेशन होगा, वेलोसिटी घटेगी तो भी एक्सलरेशन होगा। मींस जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है जो उसको अपोज कर रहा है तो वेलोसिटी कम होगी तो भी बॉडी एक्सलरेट करेगी, और अगर हम उससे बाहर से कोई और पुश दे रहे हैं तो भी बॉडी की स्पीड के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो भी एक्सलरेशन होगी। मींस if unbalanced force act on a body, that body will accelerate. The idea was suggested by Galileo and was later formulated into law by Newton. गैलीलियो सर के आइडिया को ही सर न्यूटन ने फॉर्मुलाइज किया था। तो तुम्हें गैलीलियो सर के आइडिया समझ में आया, गैलीलियो सर का काम समझ में आया कि गैलीलियो सर ने मोशन के ऊपर क्या बोला था और एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे इफेक्ट करते हैं किसी बॉडी के मोशन को। और उन सारी थीसिस के ऊपर ही सर न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किए थे और फॉर्मुलाइज किया उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को। ठीक है। अब हम एक एक करके सर न्यूटन के सारे लॉज को पढ़ेंगे। हमारे बेसिक क्लियर हो गए। हमने क्या क्या बेसिक क्लियर किए हैं अब तक? हमने बेसिक क्लियर किए हैं कि सर हमें पता चला कि फोर्स क्या होता है, कोई भी पुल होता है और कोई भी पुश होता है। ठीक है सर। इसके बाद हमने दो टाइप के फोर्स देखे, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेट रिजल्टिंग फोर्स है वो जीरो हो जाए। और वहीं पे अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टिंग जो फोर्स है वो जीरो ना हो। जो बैलेंस फोर्स है वो किसी भी चीज के अंदर चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ शेप के अंदर चेंज कर सकता है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को, उसकी एक्सलरेशन को, उसकी डायरेक्शन को, उसकी शेप को, सबको चेंज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद हमने एरिस्टोटल सर का काम देखा। एरिस्टोटल सर ने बोला कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में आगे मूव करती रहेगी और वो कभी भी नहीं रुकेगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, वो रुक जाती है। वहां से कंसेप्ट निकल के आया फ्रिक्शन का।
वहां से कंसेप्ट निकल के आया फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन से पता चला कि कोई अपोजिंग फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है और धीरे धीरे वो बॉडी की स्पीड को कम कर देता है। ठीक है। उसके बाद हमने गैलीलियो सर के काम को देखा कि गैलीलियो सर क्या बोलते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो कोई भी इंक्लाइन एंगल के ऊपर, कोई भी इंक्लाइन थीटा एंगल के ऊपर एच हाइट से छोड़ा जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट तब तक मूव करेगा जब तक वो अपनी एच हाइट को वापस से अटेन ना कर ले, अगर उसके पास कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो। ठीक है। यहां तक मैंने तुम्हें पूरा वापस से रिवाइज करवा दिया। अब अपन देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो सर के काम के ऊपर, उनकी सारी की सारी थीसिस के ऊपर न्यूटन सर ने एक्सपेरिमेंट किए और उनको फॉर्मुलाइज किया और उनके हिसाब से न्यूटन सर ने कुछ फॉर्मूलाज दिए। न्यूटन gave three laws that talk about the motion of bodies called Newton's law of motion. Let us understand the three laws. ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। इनको गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इस लॉ को गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं क्योंकि जो आइडिया था वो गैलीलियो सर का था, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो भी तुम इसी चीज को लिख के आओगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर तुमसे पूछा जाए कि गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन क्या होता है तो भी तुम इसी चीज को लिख के आओगे। समझ में आया? तो पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन देता हूं। डेफिनेशन है, it state that a body at rest will remain at rest, or a body moving with a constant velocity will keep moving constant velocity until and unless an external force apply on it. Means अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है और कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन के अंदर है, तो ये बॉडी एकदम रेस्ट में ही रहेगी। ये बॉडी एकदम रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगे। और अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो ये बॉडी मूव करती रहेगी जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। बोले सर ये एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है? कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। दो तरीके के फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। दो कैटेगरी होती है फोर्स के, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स होता है बॉडी के खुद के अंदर जो फोर्स होते हैं वो, जैसे भाई कोई ये पार्टिकल है, ये बॉडी के अंदर है, वो इधर मूव करना चाहता है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये पार्टिकल है, वो इधर मूव करना चाहता है, ये इधर मूव करना चाहता है, ये इधर मूव करना चाहता है। तो ये जो डिस्टरबेंस है पार्टिकल्स का, जो मोशन कर रहे हैं पार्टिकल एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के लिए, और जो बम्बार्ड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये होते हैं इंटरनल फोर्सेस। लेकिन ये जो पार्टिकल के जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, ये बैलेंस होते हैं। ये जो पार्टिकल है इधर मूव करना चाहता है, ये जो पार्टिकल है वो इधर मूव करना चाहता है। इन दोनों का जो फोर्स है वो रिजल्टिंग फोर्स आता है जीरो, वो आता है 0 न्यूटन। वहीं अगर ये पार्टिकल है इधर मूव करना चाहता है तो एक पार्टिकल ऐसा होगा जो इधर मूव करना चाहता है, और इनका भी जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा वो 0 न्यूटन का आएगा। मींस इंटरनल फोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो एक तरीके से बैलेंस फोर्स होते हैं, और उनका जो रिजल्टिंग फोर्स होता है वो 0 न्यूटन का होता है। वो कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं बॉडी के मोशन पे और बॉडी के रेस्ट पे। एक्सटर्नल फोर्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर से नहीं, बाहर से कहीं से लगाए जाते हैं बॉडी के ऊपर। तुम इस साइड इसको पुश कर दो या फिर इस साइड इसको पुल कर लो, तो जो तुमने फोर्स लगाया है इसके ऊपर वो सारे फोर्सेस होते हैं एक्सटर्नल फोर्स। कि कोई और चीज इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, वो सारे के सारे फोर्स होते हैं एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स? तुमसे कोई पूछे कि सर इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो इफेक्ट नहीं डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंटरनल फोर्स जो होते हैं किसी बॉडी के ऊपर वो होते हैं एकदम बैलेंस्ड। वो होते हैं बैलेंस्ड, वो सारे बैलेंस्ड होते हैं और उसके मोशन के ऊपर उनका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है। तो अब इस चीज को समझो तुम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट बी इन ए रेस्ट, इट वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही बना रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगा हो। बाहर से कोई भी फोर्स ना लगा हो। अगर बाहर से इस रेस्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो मूव करने लग जाएगा। अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड में बढ़ोतरी हो जाएगी, और अगर इस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। मींस बाहर के जो फोर्स हैं वो मोशन के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और वही इफेक्ट बताया है इसने, किसने? न्यूटन सर के फर्स्ट लॉ ने।
और जो मास की वजह से बॉडी मूव करती है या मास की वजह से बॉडी एकदम रेस्ट पे रहती है, वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट होता है इनर्शिया। और इसको गैलीलियो ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है वो भले ही न्यूटन सर ने दी हो, फॉर्मूला भले ही न्यूटन सर ने दिया हो, लेकिन जो आइडिया था वो गैलीलियो सर का था। समझ में आया? आगे चलो। इनर्शिया होता क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इफ इट वाज एट रेस्ट, और मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड इफ इट वाज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड। इनर्शिया मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर जो टेंडेंसी होती है, किसी भी बॉडी के अंदर जो क्षमता होती है अपनी उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक तरीके की होती है टेंडेंसी। मैं लिख देता हूं यहां पे जो तुम्हें शायद इजीली समझ में आए। टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट। ठीक है? कि उसकी एक क्षमता, उसकी वो क्षमता जो मेंटेन करे उसकी स्टेट को। अगर वो रेस्ट में है तो इतनी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, इतनी टेंडेंसी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो सिर्फ रेस्ट में बना रहे। या फिर अगर वो मोशन के अंदर है तो उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है, कितनी टेंडेंसी है उसके पास कि वो मोशन में ही बना रहे, वो अपने मोशन को ना तो कम करे ना ज्यादा करे। वो जो टेंडेंसी, वो जो क्षमता होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो होती है इनर्शिया। और इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। याद रखना, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। उसके पास कितनी टेंडेंसी होगी, उसके पास कितनी क्षमता होगी अपने स्टेट को बनाए रखने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा अपने मास के ऊपर। ठीक है? डेफिनेशन दोबारा देखो। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इफ इट वाज एट रेस्ट, और कीप ऑन मूविंग, और कीप ऑन मूविंग with a constant velocity and speed if it was moving with a constant velocity or speed is called inertia, and this inertia depend on mass, एंड दिस इनर्शिया इज डिपेंड कंप्लीटली ऑन मास। किस बॉडी के पास कितना मास रहेगा उस बॉडी के पास उतनी ही इनर्शिया रहेगा। जितना इनर्शिया रहेगा उतनी टेंडेंसी रहेगी अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में मेंटेन करके रहेगी, और अगर वो मोशन के अंदर है तो मोशन को मेंटेन करके रहेगी। देखते हैं, इस चीज को देखते हैं कि मान लो ये जो ट्रक आ रहा है इसके ऊपर ये सीढ़ी लगी हुई है। ये सीढ़ी जो है वो मोशन के अंदर है इस ट्रक के साथ साथ। ये सीढ़ी इस ट्रक के साथ साथ मोशन के अंदर है। मान लो ये ट्रक ने इस कार को मारी टक्कर, इसने इसको हिट किया, इसको हिट करने की वजह से ये ट्रक तो रुक गया, लेकिन जो ये लैडर है, जो ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी के पास कोई वेलोसिटी है जिससे ये आगे मूव कर रही है। लेकिन वो ट्रक के रुकने से वो रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश की है कि वो मोशन के अंदर है तो वो मोशन में ही बनी रही, और वो एकदम से आगे गई उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो पहले चल रही थी। समझ में आया? ये जो सीढ़ी है ये पहले ट्रक की स्पीड के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। ट्रक भले ही रेस्ट में आ गया हो, लेकिन लेकिन इस सीढ़ी ने अपने स्टेट को मेंटेन किया, और अगर वो मोशन के अंदर थी तो उसने अपने उसी मोशन को, उसी स्पीड को, पाथ को फॉलो किया और वो आगे गई, वो नहीं रुकी। ट्रक भले ही रुक गया हो। सिमिलरली एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तुमने काफी बार स्केटिंग से गिरे होगे, तुम किसी ना किसी, पक्का गिरा होगा, कोई एक तो गिरा ही होगा। ये तुम थे, तुम आए, ये तुम थे, तुम आए, और तुम्हारे पास जो स्केटिंग बोर्ड है ये एक पत्थर से टकरा गया। जैसे ये पत्थर से टकराया, मान लो ये जो बोर्ड है ये तो रेस्ट में आ गया, ये बोर्ड तो रेस्ट में आ गया, लेकिन तुम्हारे पास जो वेलोसिटी थी, तुम जिस स्पीड से मूव कर रहे थे, तुम उस स्पीड की वजह से आगे जाओगे। क्योंकि न्यूटन सर्कल लॉ क्या बोलता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तुमने अपना मोशन को फॉलो किया और तुम आगे गए और धड़ाम गिर गए। स्केटबोर्ड ने एनर्जी लूज की इस पत्थर से टकराकर। ठीक है? इस पत्थर से टकराकर स्केटबोर्ड ने एनर्जी लूज की। ठीक है? लेकिन तुम अपनी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं कर पाए और वो स्पीड आगे चली गई तुम्हें लेकर। ठीक है? तो और तुम गिर गए। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स इनर्शिया के क्या होते हैं। व्हेन ब्लैंकेट आर बीटन डस्ट पार्टिकल केम आउट ऑफ देम। कि होता क्या है कि मान लो तुमने यहाँ पे एक ब्लैंकेट पकड़ रखा है, ये ब्लैंकेट है, तुम यहाँ खड़े हो,
एक तुम्हारा दोस्त यहाँ खड़ा है, ये ब्लैंकेट है, इसके अंदर यहीं पे कहीं पे डस्ट पार्टिकल है, यहीं पे कहीं पे डस्ट पार्टिकल है। तुम्हारा दोस्त लेके आया एकदम लकड़ी, एकदम बढ़िया स्टिक लेके आया, और तुम्हारे दोस्त ने उस स्टिक से इसको जोर से मारा। जैसे तुमने इस ब्लैंकेट को जोर से मारा तो ब्लैंकेट का जो शेप है वो तो नीचे चला गया, लेकिन जो पार्टिकल है यहाँ पे वो इतने सडन रिएक्शन नहीं कर पाए और वो पार्टिकल यहीं रह गए। वो पार्टिकल तुम्हें यहीं देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जो पार्टिकल ब्लैंकेट में थे, अब वो पार्टिकल तुम्हें ऐसे ब्लैंकेट हो गया और तुम्हें पार्टिकल यहां देखने को मिलेगा, मतलब ये पार्टिकल रेस्ट में था, इस पार्टिकल ने अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन करके रखा, इसलिए तुम्हें ये अलग से दिखा है। या फिर मान लो तुम ऐसे किसी चीज को झटकाते हो, ऐसे कोई भी चीज होती है, तुम उस चीज को एकदम से पुश करो और अगर कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल होगा वो वही तुम्हें यहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो यही एक एग्जांपल है कि जब तुम ब्लैंकेट को बीट करते हो, जब तुम ब्लैंकेट को एक से मारते हो, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं उसमें से, ठीक है। पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन ए बस सडनली मूव, क्योंकि तुम्हारी जो स्टेट है वो चेयर के हिसाब से एकदम रेस्ट में है, और तुम उस रेस्ट को मेंटेन करोगे। जो बस है वो सडन मूव करके भले ही आगे चले जाए, लेकिन तुम अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करोगे, इसलिए तुम उसको मेंटेन करने के लिए जस्ट पीछे की डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, ताकि तुम उसी डायरेक्शन उसी पोजीशन को मेंटेन कर सको, इसलिए तुम पीछे जाओगे, ठीक है। व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप पैसेंजर आर मूविंग फॉरवर्ड, कि भाई बस के अंदर तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े हो, बस यहाँ पे मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तुम भी मूव कर रहे हो वी वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन जो बस है उसने अपनी वेलोसिटी को एकदम से जीरो कर लिया, लेकिन तुम अभी भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, बस एकदम रुक गई यहाँ पे, लेकिन तुम नहीं रुके, तुम आगे जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वेलोसिटी है जो वी है, तुम उस वी वेलोसिटी से आगे गिरोगे, ठीक है। इसके अलावा ये देख लेना सीट बेल्ट वाला, कि भाई सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी एकदम से सडनली रुक जाती है, लेकिन हम वी वेलोसिटी से फिर भी आगे जाते रहते हैं, और उससे कहीं हम उस शीशे से बाहर ना चले जाएं, इसलिए हम सीट बेल्ट को बांध के रखते हैं। कि जो गाड़ी होती है ये मान लो वी वेलोसिटी से जाती है, तो हमारी वेलोसिटी भी वी होती है, एकदम से गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो गाड़ी की वेलोसिटी वो हो जाती है तो जीरो, गाड़ी एकदम से रुक जाती है। कहीं हम अपनी वी वेलोसिटी से आगे ना चले जाएं, शीशा तोड़ के एकदम से आगे जाके ना गिरे, इसलिए हम सीट बेल्ट को बांधते हैं हमेशा, ठीक है, कि गाड़ी के साथ साथ हमारी वेलोसिटी भी जीरो हो जाए। ओके, यहाँ से मैंने मिटा दिया सब कुछ। तो तुम्हें यहाँ से क्या समझ में आया कि कोई भी बॉडी है वो अगर स्टेट उसकी मोशन है तो वो मोशन में बनी रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी। अगर किसी बॉडी को अपनी स्टेट मेंटेन करनी है तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है उसकी स्टेट मेंटेन करने का, वो होता है मास। और इनर्शिया क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की कि वो कितने रेस्ट में रह सकती है या फिर कितने मोशन में वो रहेगी। तो मतलब हम देखते हैं एक रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। द रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली मींस, इसका मतलब यह है कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मास के ऊपर, कि जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया रहेगा, जितना मास कम रहेगा उतना ही इनर्शिया कम रहेगा। दिस मींस दैट हैवी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मोर फोर्स टू चेंज देयर स्टेट। ओके, बहुत बड़े पत्थर को हिलाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, उसके पास अपनी टेंडेंसी ज्यादा है उसको रेस्ट में बनाए रखने के लिए, तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं जो कोई भी छोटा पत्थर है, तुम आओगे उसको धीरे से भी मारोगे वो बहुत दूर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास मास कम है, और मास कम है तो वो उसके पास टेंडेंसी भी कम है अपनी उस स्टेट को बनाए रखने के लिए। तो मीन्स जो इनर्शिया है, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलेगा कोई बॉडी मोशन के अंदर है, मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, वो स्टेट को मेंटेन करने के लिए इनर्शिया चाहिए, और वो इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अब समझ में आया न्यूटन का फर्स्ट लॉ रियल में है क्या। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जिस बॉडी के पास जितना इनर्शिया रहेगा वो बॉडी अपनी उस स्टेट को हमेशा मेंटेन करके रखेगी, जितना ज्यादा इनर्शिया रहेगा। इनर्शिया कम हुआ, बॉडी की टेंडेंसी कम हुई स्टेट को मेंटेन करने की, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो छोटा इनर्शिया हो चाहे बड़ा इनर्शिया हो, छोटा मास हो बड़ा मास हो, वो मेंटेन ही रहेगा अपनी स्टेट में। इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, मोर मास मींस मोर इनर्शिया।